दोस्तों कुछ सालों पहले मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फार्मेसी फील्ड में जॉब करते थे। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब करते थे, घाना जैसी कंट्रीज में। मैं आपके साथ आज बात करूंगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फार्मेसी फील्ड के लिए क्या ग्रोथ है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो कि 54 कंट्रीज से मिलाकर बनता है, जिसके पास नेचुरली और बायोलॉजिकली बहुत ही सारे रिसोर्सेस है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होने के कारण और वहाँ की जो ओल्ड जनरेशन है, इनकी वजह से आज की डेट में फार्मेसी फील्ड वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोगों की सैलरी बहुत तगड़ी होती है अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट इंडिया के ऊपर लगभग 80 to 90% डिपेंड करता है अपनी फार्मेसी फील्ड के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके पास बायोलॉजिकली और नेचुरली बहुत ही सारे रिसोर्सेस है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं होने के कारण इस कॉन्टिनेंट में आज की डेट में भी फार्मेसी फील्ड बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कि ऐसे क्या रीजंस है जिस वजह से फार्मेसी फील्ड वहाँ पे आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। और हमेशा कुछ लोग बोलते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन नहीं होती वहाँ पे ग्रोथ की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ये बात बिल्कुल सही है और इस वजह से मैं आज का वीडियो में बात करूंगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंडियन लोगों के लिए स्पेशली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इससे भी पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि ऐसे क्या रीजन है जिस वजह से आज की डेट में इस कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हेल्थ के मामले में होती है। जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर इबोला वायरस हो, ऐसे केस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खुद के डॉक्टर्स वहाँ पे भेजने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि वहाँ पे पुअर इकोनॉमी है, यानी वहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, इथोपिया जैसी कंट्रीज जहाँ पे बिलोंग करती है, वहाँ पे जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो लगभग 11% पर ईयर की 11% पर ईयर के हिसाब से चलती है। यानी दुनिया के सबसे अच्छे से अच्छे कंट्रीज के हिसाब से इनकी ग्रोथ होती है। यानी यहाँ पे 54 कंट्रीज है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल, अगर मैं बात करूँ नाइजीरिया, घाना, साउथ अफ्रीका मिला के। लेकिन उनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे वो थोड़ी सी ग्रोथ कर चुके हैं और कुछ कंट्रीज ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड में है, यानी बहुत ही ज़्यादा पीछे है। अब यहाँ पे अगली बात यह आती है कि इंडियन लोगों के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि इंडियन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए अवेलेबल है क्योंकि वहाँ की जो जनरेशन है वो लगभग ओल्ड जनरेशन मानी जाती है, यानी जिनकी एज 40-50 ईयर से ज़्यादा हो। ऐसे लोगों की पॉपुलेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है, यानी सबसे ज़्यादा यंग लोग रहते हैं जिनकी एज 20 to 40 एज के बीच में होती है। तो ऐसी केस में ये जो लोग होते हैं ना 20 to 40 एज के दौरान के, यही लोग इकोनॉमी को चलाते हैं, यही लोग देश को चलाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लगभग आधे से भी ज़्यादा देश यही यंग लोगों की वजह से चलता है। तो ऐसी केस में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। सबसे पहला रीज़न यही है और हमारे लिए प्लस पॉइंट भी यही है कि क्योंकि इंडिया में आज की डेट में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोग हमेशा चाहते कि अब्रॉड जाए, अब्रॉड जाए। तो ऐसी केस में अगर आप ऐसी कंट्री में अब्रॉड जाओगे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुका है, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, या फिर कोई और कंट्री हो, जर्मनी जैसी कंट्री जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हालांकि उन कंट्रीज़ में जाकर आपकी सैलरी तो अच्छी होती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत कम है, तो ऐसी केस में आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चाहे वो कंट्री अफ्रीका ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे कुछ सालों पहले काम करते थे। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में वो जॉब करते थे, क्योंकि वहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो नए प्लांट्स होते हैं, नए फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, वहाँ पे लोगों को ट्रेन करने के लिए भी सफिशिएंट लोग अवेलेबल नहीं होते, और इस वजह से इंडिया से वो लोग जाते थे उन लोगों को ट्रेन करने के लिए अफ्रीका की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। उनको बहुत अच्छी तगड़ी सैलरीज मिलती थी। मैं सैलरीज रिवेल नहीं करूँगा क्योंकि ये सैलरीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप समझ सकते हो मैं ज़्यादा मतलब कितना बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे सबसे एट द एंड में आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो यार, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एजुकेशन के पर्पज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट को करती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट लगभग 80 to 90% डिपेंड है इंडिया के ऊपर अपने हेल्थ के लिए, अपने मेडिसिन के लिए। तो ऐसी केस में इंडिया एक बहुत बड़ा रोल साबित होता है, और इंडियन पीपल भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते पीछे, प्ले करते पास में भी आया और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए प्ले करेंगे, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एरिया
दुनिया का सेकंड नंबर का शायद सबसे ज़्यादा एरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट को है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। और एक बात कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अभी फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके वहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं हर रोज़ देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।